के लिए। अब चैप्टर नंबर 5 है भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी कि भारत की जो ज़मीन है उस ज़मीन के नीचे की जो संरचना है उस संरचना को हम देखेंगे। तो आर्कियन समूह की चट्टानें देखते हैं। पहला टॉपिक है आर्कियन समूह की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम मूलभूत चट्टानें हैं। ये नीस, ग्रेनाइट एवं शिस्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं। आर्कियन चट्टानें कौन सी होती हैं? नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट। इन चट्टानों का निर्माण जीव की उत्पत्ति से पूर्व हुआ था, तो अतः इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण जीवों की उत्पत्ति, यानी कि जब जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए उससे भी ज़्यादा पूर्व ये चट्टानें इस पृथ्वी पर थीं, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है, अतः ये चट्टानें रवेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस का निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन नीस चट्टान है। जो बुंदेलखंड नीस है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बुंदेलखंड नीस मतलब नीस सब भारत में सबसे ज़्यादा पुरानी चट्टान कौन सी है, तो वो है बुंदेलखंड नीस। ठीक है, आर्कियन समूह की चट्टान है। कौन कौन सी है? नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की। विस्तार देख लेते हैं। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार और राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में है। आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम पर्दार चट्टानें हैं। चूँकि इनके निर्माण के समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसी कारण ये चट्टानें पर्दार होते हुए भी इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ तथा शिमोगा जिले में हुआ है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। जो अरावली पर्वतमाला है वो किस चट्टानों के निर्माण से हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है, जो संसार का प्राचीनतम बलित पर्वत है। आगे देखते हैं। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चट्टानों में सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। विस्तार देख लो। इन चट्टानों का विस्तार दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाट तक, बेलारी, शिमोगा जिला और नागपुर, जबलपुर में सासर श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी, उत्तरी भारत में हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं पर्वत श्रेणी में तथा असम के पठारी भागों में शिलांग श्रेणी में है। जो धारवाड़ चट्टानें कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, इन चट्टानों का विस्तार देख लेते हैं। इन चट्टानों का विस्तार दक्षिण दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक और बेलारी एवं शिमोगा जिला, नागपुर एवं जबलपुर में सासर श्रेणी, गुजरात में चापेनार श्रेणी, उत्तरी भारत में हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में तथा असम के पठारी भागों में शिलांग श्रेणी में है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें पर्दार चट्टानें होती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें पर्दार चट्टानें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण कैसे हुआ है? इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध चट्टानें हैं। इन चट्टानों में खनिज भंडार अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। इन चट्टानों से लोहा, मैंगनीज प्राप्त होता है। राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, सीसा और रांगा प्राप्त होता है। विस्तार देख लेते हैं। पापघानी व चेयार श्रेणी, नल्ला मलाई श्रेणी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं हिमालय के कुछ क्षेत्र इसके विस्तार हैं। कुडप्पा श्रेणी के। विंध्य क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। इसका निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलछट के निक्षेपण से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। इन चट्टानों से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, आग्नेय प्रतिरोधक मिट्टी,
प्राप्त होती। इस संरचना की चट्टानों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले एवं कर्नाटक के गोलकुंडा जिले के हीरे के खान इसी क्रम की चट्टानों में स्थित हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के ही भाग में स्थित है। विस्तार देख लेते हैं। इस क्रम की चट्टानों का विस्तार सोन नदी घाटी से सेमरी श्रेणी, आंध्र के दक्षिणी पश्चिमी भागों मर कुर्नूल श्रेणी, भीमा नदी घाटी से भीमा श्रेणी, राजस्थान के जोधपुर तथा चित्तौड़गढ़ में पालनी श्रेणी, गोदावरी नदी घाटी से नर्मदा घाटी एवं मालवा का पठार एवं बुंदेलखंड के पठार में है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें। गोंडवाना चट्टानें देखते हैं। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच हुआ है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच हुआ है, जब डायनासोर इस पृथ्वी पर थे। इन चट्टानों के निर्माण के समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ। हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय भागों का अवर्धन हुआ एवं निक्षेप नदियाँ नदी घाटियों के छिछले जल क्षेत्रों में एकत्र हुई और नदियाँ उपजाऊ बन गई। इनमें प्राचीन काल के वृक्ष पैदा हुए। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीप भारत के कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों में ये वनस्पतियाँ दब गई। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। भारत का 90% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही 90% भारत का कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। विस्तार देख लेते हैं। इन चट्टानों का विस्तार महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कच्छ और काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, मद्रास, गुंटूर, कटक और राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम, सोनघाटी, दामोदर घाटी, बरदा घाटी आदि में है। दक्कन ट्रैप देख लेते हैं। मीसोजोइक युग में अंतिम काल यानी क्रिस्टेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी की क्रिया प्रारंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। यह संरचना बेसाल्ट और डोलेमाइट में से निर्मित है। इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी यानी कि रेगुलर मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी को दूसरा क्या नाम है? रेगुलर मिट्टी। विस्तार देख लेते हैं। ये चट्टानें महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। अब आते हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण योसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। इसी काल में हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमालय श्रेणी का निर्माण किस युग के बीच हुआ है? तो योसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। और ये किन चट्टानों से हुआ है? टर्सरी क्रम की चट्टानों से हुआ है। बाद में इस क्रम की चट्टानें केवल तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत की हिमालय श्रेणी में भी इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। इतना ही था चैप्टर 5 में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। चैप्टर 6, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन और या पर्णपाती वन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वन, मरुस्थलीय या कटील झाड़ियाँ, आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन और ज्वारीय वनस्पतियाँ, मैंग्रोव्स। जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, ठीक है, या सदाहरित। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। और मरुस्थल यानी कटीली झाड़ियाँ यानी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन माउंटेन सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। और ज्वारी वनस्पति यानी मैंग्रोव्स। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको भारत में पाए जाने वाली वनस्पतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 6 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले से। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, मतलब ये वन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सदाबहार रहते हैं, मतलब कि ये हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। जलवायु दशाएं देख लेते हैं।
यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक एवं तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। इन क्षेत्रों की वायु आर्द्र एवं संतृप्त रहती है। यहाँ तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य रहता है। इन क्षेत्रों की आर्द्रता 75% के आसपास रहती है। विशेषताएं देख लेते हैं। इन वनों के वृक्ष काफ़ी घने एवं सघन एवं सदाहरित होते रहते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक होती है। वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। लकड़ी के कठोर होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण के नहीं होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलावन के रूप में होता है। मुख्य वृक्ष या वनस्पति देख लेते हैं। इन वनों में महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना, रबर, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी उपयोगी होते हैं। रबर एवं सिनकोना दक्षिण सह्याद्री एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। ठीक है, जो सिनकोना है और रबर एवं सिनकोना है, ये कहाँ प्राप्त होते हैं? दक्षिण सह्याद्री एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। उत्तरी सह्याद्री में इन वनों को 16 वन भी कहते हैं। 16 वन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री में इन वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को भी 16 वन भी बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री में। आगे देखते हैं, वितरण देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, शिलांग पठार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में इसका विस्तार है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती वन देख लेते हैं। आर्द्र मानसूनी जलवायु दशाएं देख लेते हैं। इस प्रकार की वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये विशिष्ट मानसूनी वन होते हैं। इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। यहाँ आर्द्रता बहुत अधिक नहीं रहती है। यहाँ तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। यहाँ औसत सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। विशेषताएं, इन वनों में शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता में कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनकी नमी नष्ट ना हो सके। यहाँ के वृक्ष की औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने में, रेलवे स्लीपर बनाने में काम आता है। मुख्य वृक्ष या वनस्पति देख लेते हैं। सागवान, साल या सखुआ, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, शीशम, आम, बांस, खैर, त्रिफला, टीक आदि इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। साल, सागवन एवं शीशम की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। साल की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में काम आता है। आगे देख लेते हैं, वितरण देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल देख लेते हैं। हिमालय की तराई क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, शिवालिक श्रेणी के सहारे भावर एवं तराई क्षेत्र, प्रायद्वीपी का उत्तरी पठार, छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर आदि क्षेत्र इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन या पर्णपाती वन देख लेते हैं। शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वन। जलवायु दशाएं, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है तथा तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता कम पाई जाती है। विशेषता यह है कि यह वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः 6 से 9 मीटर तक रहती है। वृक्ष की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वे गहराई से जल प्राप्त कर सकें। इन प्रदेशों के वृक्षों की छाल मोटी होती है तथा पत्ते मोटे छोटे होते हैं ताकि बाष्पीकरण की गति को कम किया जा सके। मुख्य वृक्ष या वनस्पति देख लेते हैं। इन वनों में महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल, नीम, खजूर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वितरण देख लो। इस प्रकार के वन पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट पर्वत के वृक्ष छाया प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। मध्यस्थलीय वन या कटीली झाड़ियाँ देख लेते हैं। जलवायु दशाएं, इस प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान अधिक रहता है। इन प्रदेशों में आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। विशेषता ये है कि इन वृक्षों में छोटी छोटी कटीली झाड़ियों के रूप में मिलते हैं वृक्ष। इन वृक्षों की जड़ें अत्यधिक लंबी, पत्तियां छोटी और मोटी और कांटेदार एवं गूदेदार होती हैं। इससे वे नमी को बनाए रखती हैं। मुख्य वृक्ष एवं वनस्पति देख लेते हैं। इन वनों में बबूल,
खैर, खेजड़ा, नागफनी, खजूर, कैक्टस एवं अन्य कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वितरण देखते हैं इसका। इस प्रकार के वन पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट पर्वत की वृष्टि छाया प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक के पठार के मध्य भाग में अर्धचंद्राकार पेटी में मिलता है। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन देख लेते हैं। जलवायु दशाएं। इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत में 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन प्रायद्वीपीय भारत में 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यह वनस्पति सदाबहार होती है। इन वनों के वृक्षों की लकड़ियां लगभग मुलायम होती हैं। यहाँ तापमान, वर्षा एवं ऊंचाई वनस्पति के अस्तित्व को प्रभावित करती है। मुख्य वृक्ष एवं वनस्पति कहते हैं मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस एवं एल्म इत्यादि। भीतर देखो, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट, नीलगिरी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की कम ऊंचाई वाली ढलान आदि में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ देख लेते हैं। इन वनस्पतियों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ। अब पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ देख लेते हैं। इस प्रकार के वन ऊंचाई के साथ परिवर्तित होते हैं, क्योंकि ये वन हिमालय की पर्वत श्रेणियों से संबंधित वन है, जहाँ पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ वर्षा एवं ताप दोनों में परिवर्तन होता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियाँ देख लो। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक शुष्क एवं ठंडा होता है। पूर्वी हिमालय के विपरीत यहाँ परजीवी पौधे या फर्न का अभाव पाया जाता है। अन्य वनस्पतियाँ पूर्वी हिमालय की भांति ही ऊंचाई पर पाई जाती हैं। अब जैसा कि हम ये देख रहे हैं, उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन, ये होता है 900 से 1000 मीटर यानी, और यहाँ पे पाए जाते हैं साल, शीशम, बांस, सागवान इत्यादि। ठीक है। उपोष्ण वन देख लेते हैं कि 900 से 1830 मीटर होता है। यहाँ पर ओक और चेस्टनट आदि पाए जाते हैं वन, मतलब इस वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं 1830 से लेकर 2740 मीटर तक। यहाँ पर ओक के वृक्ष मिल जाएंगे, मोपिल, बर्च, मैग्नोलिया, एल्डर और चेस्टनट इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनस्पति यानी शंकुधारी वन होते हैं 2740 से लेकर 3660 मीटर ऊंचाई पर। यहाँ पर चीड़, स्प्रूस, देवदार, पाइन, भोजपत्र एवं नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति 3660 से लेकर 4876 मीटर ऊंचाई पाए जाते हैं। और यहाँ पर सिल्वर, फर और जुनिपर और एवं घास पाई जाती है। टुंडा वनस्पति 4876 से लेकर 5100 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। यहाँ पर छोटी झाड़ियाँ, घास, फूल वाले पौधे और वनस्पति बहुत कम पाई जाती है यहाँ पर। और जो लास्ट पहुँचता है वहाँ पर बर्फ़ होती है, बर्फ़ से ढका रहने के कारण यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन, परिरक्षित समुद्री तट के निकट सीमा बनाने वाले मैंग्रोव वन। परिरक्षित समुद्र तट के निकट सीमा बनाने वाले मैंग्रोव विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध प्रदेश की सबसे विशेष वन परिस्थिति तंत्र है। मैंग्रोव वन भारत के तटीय रेखाओं के आसपास परिरक्षित मुहानों, मेड़ों और खारे दलदलों आदि क्षेत्र में फैला हुआ है। मैंग्रोव विभिन्न आकार के हेलोफाइट पौधों की संख्या सर्वाधिक है और यह अनेक प्रकार की मछलियां एवं अन्य समुद्री जीवों के लिए अनुकूल समुद्री नर्सरी है। इन क्षेत्रों में उच्च ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। विश्व में ज्वारीय वनस्पति या कच्छ वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है। कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का संयुक्त डेल्टा है। इसको हम फिर से देख लेते हैं। परिरक्षित समुद्र तट के निकट सीमा बनाने वाले मैंग्रोव विश्व के उष्ण और उपोष्ण कटिबंध प्रदेश की सबसे विशेष वन परिस्थिति तंत्र है। मैंग्रोव वन भारत के तटीय रेखाओं के आसपास परिरक्षित मुहाने, मेड़ों और खारे दलदली क्षेत्र आदि में फैला हुआ है। मैंग्रोव विभिन्न आकार के हेलोफाइट पौधों की संख्या सर्वाधिक होती है और यह अनेक प्रकार की मछलियाँ एवं अन्य समुद्री जीवों के लिए अनुकूल समुद्री नर्सरी है। इन क्षेत्रों में उच्च ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। विश्व में ज्वारीय वनस्पति या कच्छ वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है। कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का संयुक्त डेल्टा है। मैंग्रोव वन देख लेते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अन्य क्षेत्र। तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है। पश्चिम घाट में गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में, और अन्य क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के नाम से फेमस है
और उड़ीसा में महानदी डेल्टा और भितरकनिका में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी एवं कृष्णा नदी का डेल्टा पर मिलता है। और तमिलनाडु में पेशावरम एवं मुथुपेट में मिलता है। पश्चिमी घाट में गुजरात में कच्ची खाड़ी और खंबाती खाड़ी में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, गोवा में पाए जाते हैं और कर्नाटक में कुंडपुर में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में और केरल में वेम्बनाथ झील में। ठीक है, और अन्य क्षेत्र में अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का संयुक्त डेल्टा जहाँ होता है वहाँ वनस्पति पाई जाती है। अब विस्तृत देख लो। उच्च ज्वार के वक्त ये जल में डूबी रहती हैं। उच्च ज्वार के वक्त ये जल में डूबी रहती हैं। निम्न ज्वार के वक्त ये शुष्क होती हैं। अतः ये वनस्पतियाँ क्रमिक बाढ़ एवं शुष्कता के लिए सहनशील होती हैं। ये वनस्पतियाँ समुद्री खारे जल के प्रति सहनशील होती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण ये वनस्पतियाँ तटों के सुनामी एवं चक्रवात से रक्षा करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत लंबी एवं विस्तृत होती हैं। इनसे ईंधन के लिए लकड़ी एवं मजबूत टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। इनसे ईंधन के लिए लकड़ी एवं मजबूत एवं टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे नाव बनाई जा सकती है। ये तटों के अपक्षरण को रोक और स्थिरता प्रदान करती है। समुद्री लहरों से तट को सुरक्षा प्रदान करती है। ये वृक्ष प्रदूषण को कम करने में उपयोगी होते हैं। अब मुख्य वृक्ष एवं वनस्पतियाँ देख लेते हैं। मैंग्रोव, नारियल, सुंदरी, ताड़, बेंत, बांस, सोनेरिटा, फानेक्स आदि इस प्रकार के वनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन भी कहा जाता है। ये वन अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ से। तो ये सब पूरा जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आपको शामिल हो जाएगा। ठीक है, केरल को छोड़ दो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसे कि हम ये जो डार्क वाला प्लेस है, यहाँ पर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्णपाती वन देखो ये रहा। पर्णपाती वन ये रहे। और मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कटीले वन ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये जो जगह हैं, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बाद की मिट्टियाँ, ये चैप्टर नंबर 7 है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको ध्यान दें। अब जब ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसका रिवीजन चलेगा विस्तार से।